Hello everyone, welcome to the wonderful chapter called Moving Charge and Magnetism। तो इस वीडियो में हम अब डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड दो क्वेश्चन भी किए थे और बायोट-सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड एक फार्मूले भी डिराइव किए थे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। इस वीडियो में स्ट्रेट वायर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो हमने फार्मूला क्या देखा था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और उसी फार्मूले पे बेस्ड होके बायोट-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फार्मूले देखते हैं। तो फार्मूले में हमारा क्या था, बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक फार्मूला डिराइव किया था कि यदि कोई एक स्ट्रेट वायर है, इफ़ वी हैव अ स्ट्रेट वायर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना सर, आई, और इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वायर का लेंथ नहीं देके इसका एंगल दिया हुआ है। एंगल कहने का मतलब है कि इसको यदि हमने यहाँ तक ज्वाइन किया कर दिया तो ये एंगल था अल्फ़ा और ऊपर वाले पॉइंट को यदि इधर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितना था, बीटा। ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन। और इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में जो करंट है इसके वजह से कितना आया था उसका हमने जनरल फार्मूला बताया था, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये वैल्यू यानी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर और होल इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आया था जनरल फार्मूला। और इस जनरल फार्मूला का हमने दो केसेस देखा था। ये पूरा कहानी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसका दो केसेस देखा था। केस नंबर 1 क्या था, हमने बोला था पी पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे, यानी वायर जो है ये फाइनाइट है बट अभी के लिए वायर हमने इनफाइनाइट ले लिया था। इनफाइनाइट मतलब ऊपर भी लेंथ बहुत ज़्यादा है और नीचे भी बहुत ज़्यादा है। इनफाइनाइट वायर है और एक पी पॉइंट मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट मतलब वायर के मिड पॉइंट पे ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था और फिर से ये डिस्टेंस था कितना, कैपिटल आर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट वायर होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आया था यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितना हो गया था 90 डिग्री। तो साइन 90 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2 और ये 4 के साथ कैंसिल होके फाइनली मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, ये इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला याद रखना था। केस नंबर 2 या सेकंड केस हमने बताया था सेमी इनफाइनाइट वायर। ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दूसरा था सेमी इनफाइनाइट, मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा है बट नीचे यहाँ से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये वाला डिस्टेंस है कितना इस बार, आर, यानी इसके नीचे का आधा गायब है, ऊपर है नीचे भी है, तो ये पूरा इनफाइनाइट हो गया। बट इस बार पी पॉइंट जो है इस वायर के एक एंड पे है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा था आई, उसी तरह से सेमी इनफाइनाइट मतलब इस पी पॉइंट के केवल ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना आया था, यहाँ पर अल्फा जो है 0 है और बीटा कितना है 90। ये सब लास्ट वीडियो में हमने कहानी बताया था। यदि आपको ये सब मैजिक लग रहा है तो अगले वीडियो में जाके लास्ट वाला वीडियो नंबर 2 में जाके देख लो। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू आया था कितना सर, ये आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 और बीटा की वैल्यू कितना है, जैसे इस केस में अल्फ़ा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है यानी π/2 और इस केस में अल्फ़ा तो 0 है बट बीटा कितना है सर, दैट इज इक्वल टू π/2। सेमी इनफाइनाइट वायर कई बार इसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला आया था। तो इसमें बेसिकली अल्फा की जगह साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 यानी 1 रहेगा, यानी केवल यही बचेगा, तो वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन के लिए हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, तो इस पॉइंट पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो क्रॉस लिखना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो किधर होगा, क्रॉस, क्रॉस मतलब इनसाइड होगा। क्लियर है? तो ये हमने बेसिक 2 फार्मूले डिराइव किए थे। तो इसी फार्मूले से रिलेटेड या फिर ये जनरल फार्मूला हो गया और ये 2 केसेस हो गया। इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर और सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होंगे। क्लियर है? कौन सा ज़्यादा है, तो मिड पॉइंट पे डबल है, देखो यहाँ पे 2 है, यानी डिनोमिनेटर कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा,
और सेमी इन्फानाइट में आधा है। क्लियर है, कोई बाधा क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। तो इस 3 फार्मूले से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमको पूछे जाएंगे, ज़्यादा करके हम जनरल फार्मूला ही याद रखते हैं, ठीक है, तो वो हम बेसिकली देखेंगे। बट ये दोनों केसेस याद है तो डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको इन्फानाइट या सेमी इन्फानाइट वायर दिखा उसकी वजह से। बट ये पूरा कहानी वैलिड है ओनली फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम अभी तक केवल स्ट्रेट वायर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में कहानी देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले को हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा रिलेटेड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आज का पहला क्वेश्चन है सर, आपको बोला है फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या है, सेंटर ऑफ लूप है। आपको एक बेसिकली लूप दिया हुआ है। लूप कैसा है, ये इस तरह का एक लूप है, स्क्वायर लूप है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ओके, इस तरह का एक स्क्वायर लूप है। बोला इधर से करंट अंदर जा रहा है, कितना करंट अंदर गया I, और इधर से ये करंट बाहर आ गया, कितना बाहर आया I, जितना जाएगा उतना बाहर आएगा। तो ये एक लूप दिया हुआ है आपको ABCD। ओके, और ये यूनिफॉर्म वायर है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि करंट किधर से कितना जाएगा। ओ क्या है, ओ सेंटर पॉइंट है, यानी डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है दैट इज द ओ पॉइंट। ओके, दिस इज द ओ पॉइंट। तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट ओ। और स्क्वायर का साइड लेंथ आपको दिया हुआ है, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर दैट इज प्रोवाइडेड, और वो कितना है सर A। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, सेंटर पे। तो सबसे पहले हर वायर में करंट कितना होगा वो पहले फाइंड कर लो। ओके, तो सबसे पहले हम हर एक वायर में करंट फाइंड कर रहे हैं, यानी AB की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, BC की वजह से होगा, CD की वजह से और DA की वजह से। तो हर एक वायर में कितना करंट जा रहा है वो पहले फाइंड करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से यदि देखो तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ऊपर देखो तो 3 वायर है और नीचे केवल 1 वायर है, यानी ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इनकमिंग जंक्शन, और ये हो गया आउटगोइंग जंक्शन। अब यहाँ पर इनकमिंग जंक्शन पे जाके करंट डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन सेंस से बताओ कि ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा। जिधर रेसिस्टेंस ज़्यादा उधर करंट कम होता है, जिधर बाधाएं कम होगा उधर से ही करंट जाना चाहता है। ठीक है, तुम भी उधर से ही जाना चाहोगे, उसी रास्ते से जिधर बाधाएं कम है। ओके, तो बाधाएं मतलब रेसिस्टेंस। तो ये ऊपर में देखो 3 वायर है, तो 3 वायर का रेसिस्टेंस यदि देखेंगे तो इसका R, इसका R और इसका R लेंथ के अकॉर्डिंग होता है रेसिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। तो ऊपर से टोटल कितने वायर हैं सर, 3 वायर है, तो टोटल रेसिस्टेंस ऊपर हो गया कितना, 3R हो गया। बट नीचे एक ही वायर है, यानी A to D डायरेक्टली चला जाएगा, तो इधर रेसिस्टेंस है केवल R। तो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग यदि इस डायग्राम को हम बनाना चाहें तो आपको क्या दिखेगा बेसिकली कि इधर से करंट आया कितना I, कौन से पॉइंट पे है सर, A पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे करंट I। ओके, अच्छा, इसके ऊपर 3 वायर है, ध्यान से देखो AB, BC और CD, और तीनों सीरीज में है। तो टोटल ऊपर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल ऊपर से रेसिस्टेंस देखो तो 3R हो जाएगा, होगा क्या। और नीचे रेसिस्टेंस कितना होगा, केवल एक ही वायर है, तो एक ही वायर है तो नीचे रेसिस्टेंस केवल R होगा। और ये हमारा है D पॉइंट, इधर से करंट बाहर निकल रहा है कितना I। अब कॉमन सेंस से बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ऊपर से कितना करंट जाएगा और नीचे से कितना करंट जाएगा, तो करंट रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट को कैसे डिवाइड करते हैं, तो मान लो इधर से करंट जा रहा है I1 और इधर से करंट जा रहा है I2। तो देखो करंट कैसे लिखते हैं, I1 की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसमें यदि आपको करंट निकालना है तो ये वाला रेसिस्टेंस लो, तो नीचे रेसिस्टेंस कितना है R, बाई टोटल कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 3R प्लस R मतलब 4R। तो ये हो होल इनटू मेन करंट, मेन करंट कितना है I। तो कहने का मतलब है I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, R तो कैंसिल हो गया, तो 1/4 इंटू I मतलब I/4। तो ऊपर से कितना करंट जाएगा, ऊपर से करंट मतलब इधर से कितना करंट जाएगा सर, ये करंट जाएगा I/4। ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा,
नीचे से कितना करंट जाएगा, तो नीचे से मतलब I2 की वैल्यू लिखना है, तो I2 की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो अदर रेसिस्टेंस मतलब ऊपर वाला, इधर का करंट के लिए ये रेसिस्टेंस लो, तो ऊपर रेसिस्टेंस कितना है सर 3R बाई टोटल कितना हो जाएगा 3R प्लस R मतलब 4R होल इंटू मेन करंट कितना है हमारा I है, तो कितना हो जाएगा R और R तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3I/4। तो नीचे से कितना करंट जा रहा है I2 की वैल्यू 3I/4, यानी कहने का मतलब इधर से करंट जाएगा 3I/4। यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लियर है तो इतना में आपको कोई असुविधाएं नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा कहानी हम जस्ट करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड बताएं कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है, जिधर रेसिस्टेंस कम उधर से करंट ज़्यादा, और जिधर रेसिस्टेंस ज़्यादा उधर से करंट कम। तो ऑब्वियसली ऊपर से देखो तो ज़्यादा रेसिस्टेंस है इसलिए करंट कम जा रहा है, और नीचे कम रेसिस्टेंस यानी एक ही वायर का रेसिस्टेंस है इसलिए ज़्यादा करंट जा रहा है। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पैरेलल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, वहाँ से अपन कर लिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, हमको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर। तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे, ठीक है, किसके वजह से होगा, एक तो I/4 इसमें गया यानी AB वायर के वजह से होगा, दूसरा BC वायर के वजह से होगा, इसमें भी कितना करंट है I/4, और तीसरा CD वायर के वजह से होगा और इसमें भी करंट कितना है I/4। और नीचे का जो है ये करंट अलग है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर AB BC और CD सबके वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि करंट भी सेम और हर साइड का लेंथ भी सेम। और लास्ट वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है, हमने बताया था कि इसकी वजह से डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन किधर है अंदर, अच्छा इसकी वजह से करंट इधर है और फिंगर किधर जा रहा है अंदर, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे किधर है अंदर है। तो ये और ये तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है सर, तो ये कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, सबका डायरेक्शन सेम है, तो हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब इसके वजह से यदि B है, इसके वजह से B और इसके वजह से B, तो जस्ट क्या करेंगे 3 टाइम्स कर देंगे। कहने का मतलब है केवल एक वायर के वजह से निकाला और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे निकल जाएगा। क्लियर है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से लिख रहे हैं, ड्यू टू वायर AB BC CD, इसके वजह से, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल रहे हैं। तो ये वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो एक वायर की वजह से कितना होता है, तो एक वायर का हमने कहानी बताया था, एक वायर की वजह से, तो स्ट्रेट वायर है तो एट दिस डिस्टेंस क्या लेना पड़ता है हमको, एंगल लेना पड़ता है, तो नीचे का एंगल अल्फा, ऊपर का एंगल बीटा, जनरल फार्मूला आपको पता है, ठीक है, उस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बताओ पहले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर, ऊपर करंट जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा O पॉइंट से, और ये डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर का साइड लेंथ है A, तो ये हो जाएगा A/2, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है इतना। अच्छा अल्फा और बीटा एंगल दोनों ही देखो कितना है 45 डिग्री, स्क्वायर है ना, तो टोटल 90, तो ये 45 और ये भी 45। तो हमारा जनरल फार्मूला क्या था, जनरल फार्मूला था म्यू0 I/4 पाई R होल इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये था जनरल फार्मूला। ओके, तो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना रखना है 45 डिग्री, और R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है A/2 है क्या। तो B1 की वैल्यू देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं सर, म्यू0, करंट कितना है हमारा I नहीं है, I/4 है, तो म्यू0 I/4 पाई R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर A/2। क्लियर है, ओके। अब बताओ साइन 45 और इधर भी क्या साइन 45, तो साइन 45 हो गया 1/√2 और यहाँ भी हो गया 1/√2, तो ये आ गया क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के वजह से। बट ऐसा कितना वायर है सांबा, ऐसा 3 वायर है AB BC और CD, तो होल इंटू क्या कर देना है आपको 3 कर देना है, दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है, तो सबकी वजह से अंदर है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है क्रॉस मतलब इनसाइड। तो B1 का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो सर कितना हो जाएगा। तो बाहर निकल गया कितना हमारा 3, अच्छा ये 4 से 2 कैंसिल हो गया 2 हो जाएगा। अच्छा इसको देखो तो ये हो जाएगा 2/√2, 1/√2 1/√2 2/√2 और कैंसिल होकर √2 बचेगा। ओके मज़ा आ गया सर। अच्छा इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो ऊपर देखो तो हो गया 3 × म्यू0 और क्या I/ नीचे हो जाएगा कितना 8, 4 × 2 8 पाई A, और इधर कितना हो जाएगा √2, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं देखो यहाँ पे क्या हो गया ये 3√2।
कहानी क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बहुत सा सिंपल सा सर। ओके, अच्छा इसको नहीं भी लिखा तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये कैलकुलेट करके हमने जस्ट आपको दिखाया। नहीं भी करोगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा वैल्यू यहाँ पे। ओके चलो अभी इसको एज इट इज़ रखते हैं, कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आएगा। कैसा आएगा हम अभी बता रहे हैं। तो ये B1 की वैल्यू आ गई, यानी ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? AB, BC और CD की वजह से। अच्छा दूसरा कौन सा है? AD की वजह से। तो दूसरा AD की वजह से कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा सर, हुआ क्या? और ये भी कितना होगा? A/2 ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा और बीटा इस बार फिर से कितना है? अल्फा एज वेल एज बीटा फिर से 45 है, और एक ही वायर है, तो B2 की वैल्यू बता दो। B2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? तो फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई। आई कितना है सर? इस बार है 3I/4, तो आई की जगह पे लेना पड़ेगा 3I/4 बाई 4πr। आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फिर से? A/2 होल इंटू बता दो साइन अल्फा। अल्फा भी 45, बीटा भी 45, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखें। ये हो जाएगा कितना? 1/√2 प्लस ये भी हो जाएगा 1/√2। क्लियर है? और ये इतना वैल्यू आया, ये B2 की वैल्यू आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू सेम है, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। कैसे देखो? ये ब्रैकेट दिख रहा है क्या? ओके, नीचे का वैल्यू देखो 4πA/2, यहाँ भी 4πA/2। अच्छा ऊपर कितना है? म्यू नॉट, और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट 3I/4, और यहाँ भी वही है म्यू नॉट 3I/4, यानी B1 और B2 दोनों क्या है? सेम। अब क्वेश्चन आता है कि B1 और B2 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो बता दो इसके वजह से ये क्या था? क्रॉस था। ये जो अभी मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाला ये टोटल, ये क्रॉस होगा कि डॉट होगा? यानी AD की वजह से। तो इसकी वजह से करंट इधर है सर, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे फिंगर किधर आ रहा है? बाहर। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AD दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो डॉट। ठीक है, और ये क्या था? क्रॉस। इसका मतलब जितना अंदर है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या है? बाहर है। तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना हो जाएगा? B नेट यदि हम लिखें टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा सर, B1 माइनस B2, और दोनों वैल्यू सेम है, ध्यान से देखो B1 और B2, तो क्या हो जाएगा? ये 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O और सेंटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेंटर पे 0 है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 0 है, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करना इसलिए पड़ा क्योंकि हम ये समझाना चाहते हैं कि करंट की वैल्यू बेसिकली निकालते कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, इधर से कुछ अलग करंट ये दे दिया, मेथड वही रहेगा। ठीक है, मेथड एज इट इज रहेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आया? 0। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहला काम हमने करंट को डिवाइड कर दिया, उसके बाद हर एक वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो इसकी वजह से जितना है ये भी उतना है, ये भी उतना है। इसका मतलब एक वायर की वजह से निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको लिखे हैं B1। नीचे से जो जा रहा है इसके वजह से उसको लिख रहे हैं B2, और वो कितना हो गया? फिर से सेम फार्मूला लगाया हमने, जनरल फार्मूला लगाया यहाँ पे बेसिकली, और वैल्यू B1 और B2 का सेम है, और एक है क्रॉस, यानी इसके वजह से अंदर है और इस नीचे की वजह से बाहर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस करना पड़ गया, और माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम है सर दोनों, तो क्या हो जाएगा? 0। नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। क्लियर है? इतना प्रिंट करो जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये सब स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है सर, फिर इस तरह का है, बोला है फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A। ओके, एक पॉइंट है, इस बार कैसा कहानी दिया हुआ है सर, थोड़ा ध्यान से देखो। बोला ये एक स्ट्रेट वायर है और ये इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, ऊपर भी बहुत है सर और नीचे भी बहुत है। ओके, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? इसमें करंट फ्लो कर रहा है सर I। ओके, अच्छा, इधर एक इस तरह का वायर है, ये भी इन्फानाइटली लॉन्ग है, और इधर भी नीचे ये इन्फानाइटली लॉन्ग, इस तरह का वायर। ओके, इधर से करंट ये आया I, ऑब्वियसली नीचे भी जाएगा कितना? I। ये सिचुएशन आपको बोला है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट A। एट दिस पॉइंट व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मिड पॉइंट। ये वाला टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एंड दिस वायर, दैट इज स्मॉल a, और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा?
दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू a/2 और इधर से भी कितना होगा a/2 होगा। सिंपल, ओके, समझ में आ गया। इसको हटा दे रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है a/2 यहाँ से और a/2 इधर से। तो अपन को निकालना है ए पॉइंट पे नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ टोटल इस बार कितने वायर है सर? 3 है बालक, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ओके। और यहाँ पे हम डायरेक्ट जो स्पेशल केसेस था हमारा, 2 केसेस बताया था हमने। एक बताया था इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे, तो ध्यान से देखो ए पॉइंट जो है ये इस इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे नहीं, ये बहुत ऊपर है, ओके। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं सर, इस तरह से, ओके। तो इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे है ए पॉइंट और दूसरा इस वायर के एंड पॉइंट पे है ए पॉइंट, तो दोनों ही केस लगेगा, ठीक है। अच्छा, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ? इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्या बताया था? यदि कोई वायर ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लो, यहाँ लो, इन सारे पॉइंट पे ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली ए पॉइंट जो है वो इसी लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे तो इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है? 0। तो कहने का मतलब इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। किसके वजह से होगा? केवल इसके वजह से और इसके वजह से। तो मान लो इसको बोल रहे हैं वायर 1 और इसको बोल रहे हैं वायर 2। तो वायर 1 और वायर 2 के वजह से ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन देख लेते हैं पहले, ओके, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है। अच्छा, 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को मान लो लिख रहे हैं B1, बता दो सर कितना लिखेंगे? B1, 1 वायर मतलब कौन सा? इसके वजह से तो 0 हो गया सर, इसके वजह से। तो एंड पॉइंट पे हमने फार्मूला क्या बताया था? कोई एक इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है बेसिकली, और पी पॉइंट कहाँ पे है? एंड पॉइंट पे, यानी वायर के एंड पॉइंट पे ये पी पॉइंट है। तो इस केस में कितना आया था फार्मूला? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया था μ0I/4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। और इनफाइनाइट वायर यदि है, नीचे भी है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 2πr हो जाता है। तो यहाँ पे इधर तो इनफाइनाइट है, इधर क्या है? सेमी इनफाइनाइट है। तो अभी कौन सा ले रहे हैं? 1 कौन सा है सर? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इसके एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। तो बता दो कितना हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट में कितना होता है? 4πr होता है। तो लिख दो सर μ0I/4πr। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये वालक? a/2। सो दिस इज a/2 है क्या? ये निकल गया। डायरेक्शन देख लेते हैं सर कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, टोटल कैलकुलेट कर ही लो। ये जाएगा μ0I/2 और 4 कैंसिल होके आ गया 2πa। डायरेक्शन बताओ सर कितना होगा? डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस साइड में यदि रहता पॉइंट तो अंदर होता, बट ये इधर है, इसका मतलब ए पॉइंट यहाँ पे है ना, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ए पॉइंट पे फिंगर किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस वायर 1 के वजह से ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, तो बाहर के लिए क्या लिखोगे? डॉट, यानी B1 जो है वो बाहर की तरफ। अच्छा, मजा आ गया सर। 2 वायर की वजह से कितना होगा? तो पहले वैल्यू बता दो। B2 कितना लिखेंगे बताओ? तो ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर में कितना होता है? 2πr होता है, ओके। तो इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे आप फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? a/2। टोटल a है और ये मिड पॉइंट है तो a/2। बोलो कितना लिखेंगे? μ0I/2πr होता है, तो 2πr, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2 है सर। 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? μ0I/π/a। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन बता दो सर। डायरेक्शन के लिए क्या करना है? थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे फिंगर किधर जाएगा? बाहर। तो बाहर है, इसका मतलब ये भी फील्ड क्या है? आउटसाइड है। आउटसाइड मतलब डॉट, दोनों ही आउटसाइड है, ये भी डॉट और ये भी डॉट। तो क्या करना है? नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, BA मतलब नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ऐड कर देंगे सर। क्यों ऐड किए सर? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। चलो वैल्यू पुट कर दो सर। तो पहला कितना है? μ0I/2πa प्लस B2 की वैल्यू बता दो, μ0I/π/a। क्लियर है? तो जस्ट LCM लेना है। यहाँ पे 2 है सर, LCM लेने आता है ना KG क्लास। तो जस्ट टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 μ0I/2πa, दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। डायरेक्शन पूछा तो किधर है सर? डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्योंकि ये भी आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा? बाहर की तरफ। तो ए पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना है इस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। क्लियर है पूरा कहानी?
आगे बढ़ें, इसको जल्दी से प्रिंट करो। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इक्वेशन से रिलेटेड है, आपको जनरल इक्वेशन डिराइव करने बोला है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट अगेन फिर से स्ट्रेट वायर की वजह से, ऑल द केसेस आर रिलेटेड टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वही निकाल रहे हैं। तो आपको बोला है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी लिख रहे हैं, ठीक है, तुम पूरा लिख रहे ना, करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट I is placed along z axis, z axis की तरफ रखा हुआ है। then find the general equation of B वेक्टर, B वेक्टर मतलब नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जनरल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालने बोला है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है सर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वायर, कैरिंग करंट कितना I, ओके, करंट I जा रहा है सर, समझ में आ रहा है ना सर, करंट कितना है I, ओके, इज प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस, किधर रखें, जेड एक्सिस की तरफ रखें। तो आपसे पूछा है फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इक्वेशन डिराइव करने बोला है, और इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, और एक्स और वाई के या जेड के टर्म में हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं सर, तो ये हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर मान लो है एक्स एक्सिस और ये ऊपर है हमारा वाई एक्सिस। जेड एक्सिस किधर होगा, तो ऑब्वियसली बोर्ड से बाहर होगा। अब जेड एक्सिस प्लस में बोला है तो बाहर के तरफ करंट जा रहा है, यानी वायर जो है वो ऑरिजिन पे है और ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, वही बोला ना, प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, यानी वायर जो है ये कुछ इस तरह का वायर है। तो करंट किधर जा रहा है, इसमें बाहर जा रहा है। तो वायर में करंट को यदि हम दिखाएं तो क्रॉस से दिखाएंगे कि डॉट से, तो ऑब्वियसली प्लस जेड एक्सिस यानी बाहर के तरफ। तो वायर का डायग्राम कुछ ऐसा है, डॉट, तो ये हो गया हमारा जेड एक्सिस की तरफ, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये वायर है और इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब जितना वायर ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, उतना ही बोर्ड के अंदर है, और बहुत ज़्यादा लेंथ है इसका। तो आपसे पूछा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के चारों तरफ किस फॉर्म में होता है, ऑब्वियसली सर्कल के फॉर्म में होता है। तो ये यदि वायर है तो इसके चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में होगा। सर्कल का डायरेक्शन कैसे होगा, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, और बहुत सारे सर्कल बनेंगे सर। तो हम एक सर्कल ले रहे हैं, कोई एक सर्कल ले लो, तो आप इस तरह से मान लो कोई एक सर्कल ले लो, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये डायरेक्शन कैसा है, ये इस तरह से, ऐसे बोल सकते हो आप, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है क्या। तो उसके लिए हमको जनरल इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाके एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लो बोल रहे हैं आर, यानी दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द रेडियस वेक्टर, और ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। क्लियर है। अच्छा, एक्स और वाई के टर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स और ये डिस्टेंस हो गया क्या, वाई। ओके, मजा आ गया सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट विल इंडिकेट द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये इधर होगा सर, दिस इज द टेंजेंट। क्लियर है। तो ये टेंजेंट है, तभी तो सर्कल को थोड़ा सा भूल जाओ, यहाँ पे सर्कल को थोड़ा हटा दिया, डायग्राम अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट, दैट इज द क्या, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो ये नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके, समझ में आ गया। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ओके सर, मजा आ गया। ओके, अच्छा, ये एंगल यदि थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा बालक, ये एंगल, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अच्छा, ये एंगल यदि थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा,
समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे? ये है आपका नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल भी होगा कितना? थीटा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 पे होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो बी का देखो तो दो कंपोनेंट है, एक ऊपर जाएगा, कितना होगा ये? बी कॉस थीटा, और एक इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। क्लियर है? तो दो कंपोनेंट हो गया, एक ऊपर हो गया बी कॉस थीटा, दूसरा हो गया बी साइन थीटा। तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो वेक्टर फॉर्म में लिख दिए सर, जल्दी से ध्यान से देखो। अब ये इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर ये हो गया, तो इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे ये पी पॉइंट है, सपोज दिस इज द पी पॉइंट, ओके। तो इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे पी पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो क्या लिखोगे? इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इतना होता है सर, और इंड पॉइंट पे 4 पाई आर होता है। तो ये हो गया जनरल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस फार्मूले के यहाँ पे रखेंगे, बट ये वैल्यू है किसका? बी का वैल्यू है, बट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी का दो कंपोनेंट है, एक ऊपर वाई एक्सिस की तरफ और एक माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस बी साइन थीटा आई कैप। देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड और नेगेटिव में है इसलिए माइनस, और एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए आई कैप, और दूसरा प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, कितना है सर? बी कॉस थीटा, और वेक्टर के लिए क्या करोगे? जे कैप। क्लियर है? तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बी की वैल्यू कितना है? ये इतना है। तो यहाँ से पहले बी को कॉमन निकालो सर, तो क्या बचेगा हमारा अंदर? जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा क्या? आई कैप, प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है? बी की वैल्यू ये वाला पुट कर दो, तो बी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सर, जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा? बी की जगह पे म्यू नॉट, करेंट कितना है सर? आई, करेंट आई फ्लो कर रहा है बोला था क्वेश्चन में, बाई 2 पाई आर। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है पी पॉइंट का? दैट इज स्मॉल आर, है क्या? ओके। अब ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, माइनस माइनस। इस ट्रायंगल में थोड़ा साइन थीटा देख के बताओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा? बोलो, साइन थीटा को क्या लिखते हो? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा वाई बाई आर, तो इसको लिखेंगे वाई बाई आर, और क्या कैप? आई कैप, प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हो? बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी क्या? एक्स बाई आर, क्या कैप सर? जे कैप। तो ये पूरा आ गया। क्लियर है? अब आर को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखें क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर होल इंटू क्या हो जाएगा? माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स क्या? जे कैप। दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। बट आर को हमको, आर तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आर को एक्स और वाई के टर्म में लिखना है, क्योंकि जनरल इक्वेशन फाइंड करना है और इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई के टर्म में होता है। तो आर स्क्वायर को क्या लिखोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? इसको यहाँ से हटाना है और इसको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सर? ये ऊपर है, तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द गिवन केसेस। क्लियर है? अब ये पूरा सेटिस्फाई होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो ये बेसिकली आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। थोड़ा डायरेक्शन चेक करके देखते हैं। मान लो आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है? हमेशा पी पॉइंट को जब भी इक्वेशन डिराइव करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे ये पी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे टेंजेंट किधर होगा? इधर होगा। अब इसका यदि थोड़ा ध्यान से देखो तो दो कंपोनेंट होगा, एक प्लस एक्स में और दूसरा प्लस वाई। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही प्लस आना चाहिए, तो कैसे आएगा? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू इस p पॉइंट यदि यहाँ पे लिया तो x की वैल्यू क्या है? प्लस, और y की वैल्यू क्या है? माइनस। तो y की वैल्यू माइनस पुट करो, तो माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू प्लस लेना तो ये प्लस रहेगा, यानी i भी प्लस आएगा, j भी प्लस आएगा। तो ये जनरल इक्वेशन है। कहने का मतलब है जब भी इस तरह का इक्वेशन डिराइव करने दे, p पॉइंट को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है, किसी अदर क्वाड्रेंट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि p पॉइंट को यदि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया तो ये जनरल में जो फार्मूला आएगा उसमें साइन भी सेटिस्फाई होगा, यानी प्लस माइनस वगैरह। क्लियर है? 100% करेक्ट रिजल्ट आएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला था कि जेड एक्सिस के तरफ एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर रख दिए हैं, तो उसके वजह से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका जनरल इक्वेशन क्या है? तो वेक्टर के फॉर्म में ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। क्लियर है? प्रिंट कीजिए सर।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट यदि पूरा क्लियर हो गया, बार बार हम एक ही फार्मूला लगा रहे हैं जो हमने जनरल फार्मूला डिराइव किया और उसका कुछ स्पेशल केसेस, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको तुरंत ही बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सर। आपको बोला है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर carrying current in same direction, in same direction, carrying current I, यहाँ पर I दिया, in same direction, ठीक है, are separated by ए, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है ए। आपको बोला है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच वायर, यानी हर एक वायर से ए डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। आपको बोला है दो वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इस तरह से, और इधर भी एक वायर है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, सो वी हैव टू वायर और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इस तरह से। इसमें करंट कितना है आई और इसमें भी करंट कितना है आई, दोनों में करंट सेम है। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है सर, दैट इज ए। आपको बोला है एक ऐसे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच वायर, यानी जो कि एक ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों ही वायर से ए डिस्टेंस पे हो। तो आप बोलोगे ये वाला, नहीं सर ये नहीं है, ये तो डिस्टेंस इस वायर से देखो a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। हमको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कितने डिस्टेंस पे हो, दोनों ही वायर से ए डिस्टेंस पे हो। तो बताओ वो पॉइंट कहाँ होगा, सोच के बताओ। ओके, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों ही वायर से कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट इधर हवा में होगा। ध्यान से देखो ये पॉइंट, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ए होगा और इसका भी कितना होगा ए। तो हवा में तो पॉइंट नहीं ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे क्या, इधर ये वाला ए, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको बेसिकली प्लेन को चेंज कर देना है। प्लेन को चेंज करने का मतलब अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो हम कैसे बना रहे हैं। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये एक वायर है, यानी इस वायर को उठा के आपने ऐसे कर दिया, ये वायर है ऐसे कर दिया, तो आप डॉट से लिखोगे क्योंकि करंट इसमें बाहर जा रहा है। और इस वायर को भी उठा के ऐसे कर दो तो उसको भी किससे लिखोगे आप, डॉट से लिखोगे सर। डॉट मतलब क्या, बाहर की तरफ। तो ये एक वायर है सर, डॉट मतलब करंट बाहर जा रहा है, वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। इसको भी प्लेन चेंज कर दिए, बाहर हो गया है क्या। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बालक, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ए। क्लियर है। अब बताओ एक ऐसा पॉइंट, ये एक वायर हो गया और ये भी एक दूसरा वायर है। अब बताओ एक ऐसा पॉइंट जो दोनों ही वायर से कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट किधर होगा, इधर ऊपर या फिर नीचे। तो मान लो हमने ऊपर कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट है वो, तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस यहाँ से कितना है, दिस डिस्टेंस इज ए एज वेल एज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए, है क्या। तो अब इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट पे निकालना है जो कितने डिस्टेंस पे, ए फ्रॉम इच वायर, तो इस वायर से भी ए और इस वायर से भी ए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान से देना। ये वायर है तो इसका लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वायर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। दोनों ही वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, और इसमें भी आई। समझ में आई क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो थोड़ा ध्यान से क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में होता है। ये यदि एक वायर है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जैसे ये डॉट सर, ये डॉट, ओके, ये वायर में करंट बाहर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से सर्कल ऐसे पास कर रहा होगा, ओके, इस तरह का एक सर्कल होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए, तो ये बन गया आपका रेडियस। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये इधर है, कहानी क्लियर है।
तो यहाँ पे यदि बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इस वायर के साथ, यानी ये जो ए डिस्टेंस है इसके साथ किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये इधर है, ध्यान से देखना, इस लाइन के तरफ नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट। मान लो ये पी पॉइंट है क्या। अच्छा, इसके वजह से किधर होगा, तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और ये एंगल कितना है, 90। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या करना है आपको क्या करना है, ये जो आपने निकाला है इसका दो कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर आएगा। उसी तरह से ये जो है इसका भी दो कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक नीचे आएगा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट वैल्यू किधर रहेगा, केवल इधर रहेगा। अब फिर से बता रहे, फिर से एक बार कंफ्यूज हो गया। देखो सर, ये एक पॉइंट है, तो इसकी वजह से एट ए डिस्टेंस ए मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ भी एक वायर है, इसके वजह से ये वाला डिस्टेंस ए है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल 90 था, ये एंगल भी 90। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, इसका एक इधर होगा और एक ऊपर होगा। उसी तरह इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल। और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, दोनों वायर में करंट भी सेम है, तो सिमेट्रिक सिचुएशन हो गया। तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वही हम बताना चाह रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक निकालेंगे। इसके वजह से जो कंपोनेंट आएगा, ऊपर से जो नीचे कंपोनेंट आएगा, नीचे से भी ऊपर उतना ही कंपोनेंट आएगा, तो डबल कर देंगे। तो इसको मान लो हम बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर, बी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड लेंथ क्या है, सबका सेम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री यदि एंगल हो गया, तो बताओ ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। ओके, अच्छा, ये एंगल 60 है, टोटल कितना है, 90 है। तो ये वाला एंगल कितना बचा, जल्दी से बताओ सर, ये एंगल कितना बचा, तो ऑब्वियसली 30 बचेगा। तो बी का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, बी का कंपोनेंट इधर, बोलो कितना आ जाएगा सर, बी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, बी कॉस 30 आ जाएगा। अच्छा, इसके वजह से इधर आएगा नीचे, और उसका भी कंपोनेंट इधर बी कॉस 30 आएगा, और साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2b cos 30। यही हम बताना चाह रहे थे, बस कहानी खत्म। ओके, तो बता दो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 2 कहाँ से आ गया सर, ऊपर से b cos 30, और इसके वजह से भी b होगा, और उसका भी कंपोनेंट इधर आएगा b cos 30, टोटल हो जाएगा 2b cos 30। तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ये हो गया 2b cos कितना डिग्री सर, 30 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, 2 को 2 रहने दो, b को b रहने दो, cos 30 कितना होता है सर, √3/2, 2 से 2 कर दो कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स b। क्लियर है। b क्या है, b है एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर के p पॉइंट कहाँ हो गया, मिड पॉइंट। ये जितना बाहर है उतना ही अंदर है, तो p पॉइंट किधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो गया, और p पॉइंट मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे कितना होता है, 2πr होता है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, वैल्यू रख दो सर, μ0, करेंट है I/2πr, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है, a। दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। डायरेक्शन यदि पूछा तो किधर लिखोगे, डायरेक्शन ये इधर है सर। क्लियर है। दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड √3/2 μ0 I/π। कहानी क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया क्या। 2 इन्फानाइटली लॉन्ग वायर था इस तरह से, ठीक है, प्लेन हमने चेंज कर दिया। बोला एक ऐसे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो जो दोनों ही वायर से कितने डिस्टेंस पे है, a। तो इस वायर से a डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, और इससे भी a डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो एक वायर के वजह से हमेशा सर्कल के फॉर्म में होता है, ये वायर है तो सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल। तो a बन गया रेडियस और ये बन गया टेंजेंट, तो टोटल एंगल 90 हो गया। ओके, तो b का कंपोनेंट हम इधर निकालेंगे, तो b cos 30, ऊपर जाएगा b sin 30। उसी तरह इस वायर के वजह से भी एक नीचे कंपोनेंट आएगा, और उसका भी इधर कंपोनेंट आएगा b cos 30, नीचे आएगा b sin 30, तो वर्टिकल कैंसिल हो गया, टोटल हो गया 2b cos 30। b की वैल्यू एक वायर की वजह से कितना है, मिड पॉइंट पे है, तो μ0 I/2πa। सिंपल, कहानी क्लियर है। आगे बढ़े, जल्दी से प्रिंट करो। एक और क्वेश्चन लेंगे सर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटीग्रेशन से रिलेटेड लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सुनते ही थोड़ा हार्ट अटैक आ जाता है आप लोग कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है सर, सिंपल सर, 3-4 लाइन में
सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन लेंदी नहीं लिख रहे हैं, जस्ट सिंपल लिख रहे हैं। फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। पी एक पॉइंट है, वहाँ पे आपको नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन पूरा लेंदी होगा, तो हम जस्ट डायग्राम से क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। आपको बोला ये एक इन्फानाइटली लॉन्ग प्लेट है, दिस इज अ प्लेट। ओके, ये एक इन्फानाइटली लॉन्ग इस तरह का प्लेट है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट। ओके, प्लेट है पूरा, दिस इज नॉट अ सिंगल वायर। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, यूनिफॉर्मली आई फ्लो कर रहा है, और ये इन्फानाइटली लॉन्ग है, मतलब ऊपर भी बहुत और नीचे भी इन्फानाइट डिस्टेंस तक जा रहा है। और थिकनेस ऑफ द प्लेट है, ये थिकनेस है ए। ओके, पी एक पॉइंट है यहाँ पे, और पी पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज बी, दिस इज द पी पॉइंट। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, बी। इस पी पॉइंट पे आपको नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। इस प्लेट में करंट जो फ्लो कर रहा है, दिस इज आयरन प्लेट या फिर कोई एक प्लेट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। और इस साइड से बी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे कि सिंगल वायर था, बट अभी थोड़ा ध्यान से देखो तो ये प्लेट आ गया। तो प्लेट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फानाइट वायर। ये प्लेट कैसे बना होगा, प्लेट बेसिकली बहुत सारे वायर से मिलके बनता है, ऐसे ऐसे ध्यान से देखो, तो सबको कंबाइन करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक प्लेट बन जाएगा सर। तो प्लेट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा थिकनेस वाला वायर ले लेंगे। छोटे से वायर में जो करंट फ्लो होगा वो छोटा सा वैल्यू होगा, और उस छोटे से वैल्यू के वजह से पी पॉइंट पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फिर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, इसमें से हम एक छोटा सा वायर कंसिडर करेंगे, थिन वायर कंसिडर करेंगे, ठीक है। छोटे से वायर में छोटा सा करंट फ्लो करेगा, छोटे से करंट के वजह से पी पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। तो कैसे करते हैं वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें से हमने एक छोटा सा वायर कंसिडर किया, थोड़ा ध्यान से देखना सर, छोटा सा वायर कंसिडर किया, कितने डिस्टेंस पे है, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाके तुमने वायर कंसिडर किया। कितने डिस्टेंस पे सर, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे गए और एक वायर कंसिडर किया, और इस वायर का थिकनेस है डी एक्स, यानी एक्स पे जाके बेसिकली आपने डी एक्स थिकनेस का वायर कंसिडर किया। हेलो, एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का, तो ये जो थिकनेस दिख रहा है, ये जो आपने वायर कंसिडर किया, दिस द वायर। तो इस वायर का थिकनेस कितना है सर, द थिकनेस ऑफ दिस वायर इज डी एक्स, है क्या। अच्छा, इसमें से छोटे से थिकनेस में छोटा सा करंट फ्लो होगा, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इस करंट की वैल्यू को मान लो बोल रहे हैं डी आई। करंट टोटल कितना है, आई है, बट थिन वायर में छोटा सा करंट फ्लो होगा, इतना थिकनेस नहीं है, इससे भी कम है, इसमें करंट कितना है, डी आई। तो डी आई के वजह से पी पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, है क्या, सिंपल, डी बी हो गया सर। तो डी बी की वैल्यू बता दो। तो डी बी जो है इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट पी पॉइंट जो है इस वायर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, और ये इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, तो इन्फानाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे आर के जगह आ जाएगा एक्स, और करेंट के जगह पे आ जाएगा छोटा सा करेंट डी आई, और मैग्नेटिक फील्ड को बी नहीं लिख के क्या लिखेंगे, डी बी। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा करेंट ऑफ थिकनेस डी एक्स, ठीक है, बता दो कितना आ जाएगा। तो डी बी यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू, म्यू नॉट आई, आई के जगह पे क्या लिखेंगे सर, डी आई लिखेंगे, बाई 2 पाई आर, आर कितना है यहाँ पे, एक्स है सर, एक्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है क्या। अब डी आई की वैल्यू बता दो। तो डी आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो टोटल थिकनेस कितना है, ए है, तो ए थिकनेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, तो ये वाला थिकनेस कितना है हमारा, डी एक्स, तो डी एक्स में कितना फ्लो हो रहा है, डी आई। तो डी आई की वैल्यू देखो कैसे निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ए थिकनेस में करंट फ्लो कर रहा है आई, है क्या, ए थिकनेस यानी टोटल थिकनेस ए है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई,
तो 1 थिकनेस में कितना होगा, आई बाई ए होगा सर। हमको कितने में चाहिए, dx थिकनेस में, तो dx थिकनेस में कितना हो जाएगा, आई बाई ए इंटू डी एक्स। और इसी करंट को तुम क्या बोल रहे हो, डी आई। तो यही क्या है हमारा डी आई। तो डी आई की वैल्यू कितना है, आई बाई ए, करंट पर यूनिट थिकनेस इंटू थिकनेस। ओके, तो आई बाई ए इंटू डी एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी आई। तो डी आई की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख सकते हो आप, कितना है ये, आई अपॉन ए इंटू डी एक्स। ओके, तो इस फार्मूले में जाके डी आई की वैल्यू जस्ट पुट कर दो। तो डी वी यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिख रहा है, बस जल्दी बताओ। ये हो जाएगा म्यू नॉट, और आई की जगह, डी आई की जगह क्या लिखोगे, आई बाई ए इंटू डी एक्स बाई क्या सर, 2 पाई इंटू एक्स। ओके, अब जस्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ, तो टोटल निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमको केवल इतने थिकनेस की वजह से नहीं चाहिए, टोटल थिकनेस की वजह से यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जस्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ए भी कांस्टेंट है, तो 2 पाई ए, और क्या बचेगा, डी एक्स, और एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और डी बी इधर आ गया, तो इसको क्या कर दो सर, इंटीग्रेट कर दो, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, डी एक्स बाई एक्स, एक्स वेरिएबल है। अब बताओ टोटल थिकनेस चाहिए हमको, तो x को कहाँ से कहाँ वेरी करना पड़ेगा, इस एंड से इस एंड तक, तो यहाँ पर जाएंगे तो x की वैल्यू कितना होगा, p पॉइंट से b डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर जाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, b प्लस a, यानी कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। इस एंड से लेकर इस एंड तक ये स्ट्रिप को वाइब्रेट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर a दिया है तो x की वैल्यू है p पॉइंट से b, और यहाँ तक आ गया तो कितना हो जाएगा, a प्लस b। तो रेंज क्या हो जाएगा, b डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक, तो 20 डिस्टेंस से a प्लस बी डिस्टेंस तक, तो a प्लस बी। कहानी क्लियर है। और ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने हो जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, अच्छा log x बता दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा क्या, log ऑफ x सर, log x। रेंज क्या पुट करोगे सर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और इधर जाएगा b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे आ जाएगा a प्लस बी, और फिर आएगा b, तो हो जाएगा log a प्लस बी माइनस बी। और log a माइनस बी को क्या लिखते हो आप, ठीक है, एक बार और लिखें क्या सर, लिख लोगे ना ये, तो इसको लिखेंगे log a प्लस बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा log a प्लस बी माइनस लोअर लिमिट यानी log b, और log a माइनस log b को क्या लिखते हो, log a बाई बी, तो a की जगह पे क्या है, a प्लस बी बाई बी, तो टोटल डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, 2 लाइन गैप कर दिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस बी बाई बी, दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कहानी समझ में आया क्या, बहुत ही सिंपल सा था सर, ये कहानी हो गया। ओके, तो ये एक प्लेट में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, P पॉइंट पे नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये वाला थिकनेस है, log ऑफ कितना, जल्दी बता दो सर, a प्लस बी बाई बी। कहानी क्लियर है, तो ये हो गया पूरा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑफ करंट, यानी सर्कुलर लूप बोल सकते हैं, या लूप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक लूप बनाएगा, रेक्टेंगुलर जो भी लूप है, रेक्टेंगुलर लूप तो हमने ऑलरेडी देखा, सर्कुलर लूप के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।